प्लेटो का देखिए जो न्याय का सिद्धांत है इसका आपको व्याख्या करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डिकोड करते हैं। प्लेटो अगर कहा जाए तो जो प्राचीन यूनान है इसके एक महान दार्शनिक थे जिनका नाम था प्लेटो। उन्होंने अपनी जो सबसे बहुत फेमस बुक है इनका द रिपब्लिक नाम से, इसमें न्याय का सिद्धांत जो हो सकता है हमारे पास है उसका विस्तार से इन्होंने वर्णन किया है कि न्याय का सिद्धांत के बारे में पूरे डिटेल में इन्होंने बताया। अगर कहा जाए तो प्लेटो के अनुसार न्याय केवल अगर जो हमारे पास जस्टिस मिलना चाहिए सिर्फ वो केवल जो कोर्ट या कानून तक लिमिट नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति और राज्य दोनों के जीवन में एक सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने वाला सर्वोच्च गुण है। मतलब कहा जाए मेरे सिंपल शब्दों में कहूं तो देखिए जो न्याय होता है आपको सिर्फ कोर्ट में या फिर कानून के थ्रू वो लिमिट में नहीं बांधा जाता। इससे कोई भी व्यक्ति है और जो राज्य होता है ये दोनों के बीच में क्या करता है, पहले बात एक कंपेटेबिलिटी सेटअप करता है, संतुलन बैलेंस बनाता है, और यही सबसे इसका अच्छा गुण होता है हमारे पास है। उनका मानना यह था कि जब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव और योग्यता के अनुसार कार्य करता है तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता, तभी उसका वास्तविक जो न्याय है वही स्थापित हो पाता है। मतलब प्लेटो के अनुसार कहा जाए कोई भी व्यक्ति अगर है वो अपना स्वभाव और अपना जो भी योग्यता उसके अनुसार अपने जीवन में कार्य करेगा और साथ ही साथ कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में इंटरफेयर नहीं करता, तभी क्या होता है हमारे पास वास्तविक जो न्याय है ये स्थापित हो पाता है। ये प्लेटो जी का हमारे पास जो कथन है या फिर उनका जो मानना था वो बताया हुआ है। प्लेटो ने कहा है कि यहाँ पर मानव आत्मा को 3 भागों में बांटा गया, एक होता है बुद्धि, दूसरा होता है साहस और तीसरा होता है इच्छा। इन 3 कैटेगरी में उन्होंने क्या किया, मानव आत्मा को बांट दिया है। इसी प्रकार उन्होंने क्या किया, राज्य जो होते हैं राज्यों को 3 भाग में बांटा। पहला उसमें क्या होगा, जो वर्ग शासक करे मतलब शासन करेगा उसे शासक वर्ग, एक होगा सैनिक वर्ग तथा होगा हमारे पास उत्पादक वर्ग जिसमें हमारे पास किसान भाई बहन जो आते हैं। शासक जो वर्ग होता है उसका कार्य होता है शासन करना। सैनिक वर्ग का होता है कार्य जो मतलब कोई भी राज्य हो रहा है हमारे पास है उस राज्य की रक्षा करना। और उत्पादक वर्ग में मैंने जैसे आपको बताया कि कृषि आएगा, व्यापार आएगा, इन सभी का काम होता है उत्पादन करना होता है। जब ये तीनों वर्ग अपने अपने कार्यों को क्या करें, ईमानदारी से पालन करते हैं और एक दूसरे के कार्य में कोई भी हस्तक्षेप मतलब इंटरफेयर नहीं दिखाएंगे, तभी राज्य में क्या हो पाता है, जो न्याय की स्थापना हो पाती है। मतलब सभी लोग अपने अपने रोल को प्ले करें, चाहे वो शासक वर्ग हो, चाहे सैनिक वर्ग हो, चाहे उत्पादक वर्ग हो, ये सभी लोग अगर अपने हिसाब से काम करेंगे और किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते, तब हमारे राज्य में क्या होता है, एक न्याय की स्थापना हो पाती। ऐसा प्लेटो जी का कथन था। ठीक है, अब अगला बताया वो पॉइंट में कि प्लेटो के अनुसार जो न्याय का उद्देश्य है वो केवल व्यवस्था बनाए रखना नहीं, मतलब सिर्फ आप कह सकते हैं यहाँ पर कि भैया आप इसको व्यवस्था बनाए रखना नहीं, प्रत्येक व्यक्ति और जो पूरा समाज है उसका नैतिक तथा बौद्धिक विकास करना भी आवश्यक है। जैसे हमारे समाज में आप शिक्षा पा रहे ठीक है, लेकिन अगर आप उस शिक्षा से अगर आपका नैतिक विकास नहीं होता, आपका बौद्धिक, तो वो शिक्षा आपकी किसी कार्य की नहीं होती। इसलिए उन्होंने दार्शनिक यानी दार्शनिक मतलब होता है दार्शनिक राजा, फिलोसोफर किंग की अवधारणा प्रस्तुत की कि भैया ये जो फिलोसोफर किंग है इसके बारे में उन्होंने बताया। उनका विश्वास यह था कि केवल आपको ज्ञानवान, नैतिक और विवेकशील व्यक्ति ही क्या कर सकता है, एक न्यायपूर्ण शासन स्थापित कर सकता है। मतलब कौन हमारे समाज में न्यायपूर्ण शासन स्थापित कर सकता है, तो वह व्यक्ति जो इसमें ज्ञानवान है, नैतिकता है, विवेकशील व्यक्ति, वही क्या करेगा, हमारे समाज में एक न्यायपूर्ण शासन को स्थापित कर सकता है। हालांकि कहा जाए तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना भी बहुत सारे होगी, क्योंकि देखिए जहां कुछ फायदे होंगे वहां नुकसान ही बताया जाए लोगों द्वारा। आलोचकों को कहना यह कि इसमें जो व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता होती है उसको पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया, यानी आपका जो पर्सनल फ्रीडम है उसको यहाँ पर उतना जगह नहीं दिया गया, इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, तथा समाज में बेसिकली कठोर वर्गों, समाज जो है हमारा उसको कठोर वर्गों में विभाजित करके बांट दिया गया है। फिर भी न्याय को नैतिकता, कर्तव्य और जो सामाजिक समन्वय है उससे जोड़ने के कारण प्लेटो का जो सिद्धांत होता है वो राजनीतिक दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें नैतिकता है, कर्तव्यता है, सामाजिक समन्वय, इन सबको जोड़ने के कारण ही प्लेटो का ये जो सिद्धांत है वो राजनीतिक दर्शन में क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आधुनिक जो हमारा जो राजनीतिक विचार है उस पर भी इसका हम लोग गहरा प्रभाव देखते हैं, और आज भी इसे न्याय की अवधारणा का जो फंडामेंटल सिद्धांत माना जाता है, प्रिंसिपल माना जाता है, वो इसी न्याय की अवधारणा को हमारे पास माना जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन था, अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है या न्याय के जो सिद्धांत है उसके बारे में व्याख्या करें, तो आप ये सभी बच्चे इस प्रकार से बना के लिखिएगा कि कहाँ के पहले वो दार्शनिक थे। अगर एमसीक्यू में आता है तो जो यूनान है उसके एक महान दार्शनिक थे, उनका फेमस बुक का नाम क्या था, द रिपब्लिक था। इस प्रकार से एमसीक्यू भी कवर हो जाएगा, 5 नंबर भी कवर हो जाएगा और साथ साथ 15 मार्क्स। आप सही बच्चों पूरा टोटल सिलेबस से एक भी सवाल नहीं छूटने वाला, जो भी टॉपिक रहेंगे वो सबके सब कवर हो जाएंगे। अब अगला सवाल है प्लेटो से जुड़ा हुआ है कि प्लेटो के आदर्श राज्य यानी जो आइडियल स्टेट होता है
इसकी भूमिका का या कह सकते हैं प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करने बोला गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी डिकोड करते हैं। तो सेम इसी प्रकार द बुक हमारे पास द रिपब्लिक नामक पुस्तक, उन्होंने एक आदर्श राज्य की कल्पना इसमें प्रस्तुत की है। अब आदर्श राज्य किसको माना गया, चलिए बताते हैं। उनका उद्देश्य यह था कि ऐसा राज्य स्थापित करना था जहां न्याय, नैतिकता, ज्ञान और सदाचार का शासन हो। मतलब एक ऐसा राज्य बनाया जाए जहां पर न्याय हो, नैतिकता हो, ज्ञान हो, सदाचार हो, ये सभी चीजें उस जगह पे हमें मिले, उसे आदर्श राज्य कह सकते हैं। प्लेटो का मानना यह था कि राज्य का मुख्य जो उद्देश्य है वो केवल लोगों को सुरक्षा करना नहीं, कि सिर्फ आप लोगों को सुरक्षा नहीं, बल्कि आप उनमें नैतिकता का, बौद्धिकता का, चैत्यवान बनाना भी, ये भी समाज का कर्तव्य होता है। इसलिए उन्होंने आदर्श राज्य की जो संकल्पना है वो उन्होंने प्रस्तुत करने कार्य किया है। अब बात की जाए प्लेटो के अनुसार समाज में प्रत्येक व्यक्ति की देखिए कुछ कुछ क्षमता है और स्वभाव अलग अलग हो सकता है। इसी आधार पर उन्होंने राज्य को 3 भागों में बांटा, जैसे हमने आपको बताया, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। शासक वर्ग जो क्या करते हैं, वे लोग शामिल होते हैं जो बुद्धिमान होते हैं, विवेकशील होते हैं और जिनमें उच्च नैतिक गुण शामिल होते हैं, उनको रखा गया है शासक वर्ग में। सैनिक वर्ग राज्य की रक्षा करता है, जबकि उत्पादक वर्ग में कृषि है, व्यापार है, उद्योग है, ये सभी चीजों का संचालन करता है। तो प्लेटो के अनुसार जब प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने निर्धारित कार्यों को ईमानदारी से करता है और तभी राज्य में क्या होगा, एक न्याय व्यवस्था जो रहती है वो सही न्याय व्यवस्था बनी हुई रहती है। यानी प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने जो भी कार्य मिले हुए हैं सब अगर अपने सही ईमानदारी से कार्य करते हैं तभी वो राज्य में क्या होता है, न्याय और व्यवस्था जो रहता है वो सही तरीके से बना हुआ रहता है। प्लेटो ने आदर्श राज्य में शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया। मतलब प्लेटो को जो आदर्श राज्य का बारे में बताया गया उसमें शिक्षा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। उनका विश्वास था कि उचित शिक्षा के माध्यम से ही जो शासक होते हैं, योग्य शासक, उनका हम लोग निर्माण कर सकते हैं। और इसी कारण उन्होंने जो फिलोसोफर किंग यानी जो दार्शनिक राजा है बेसिकली, उसकी अवधारणा प्रस्तुत की है। उनके अनुसार जो व्यक्ति बेसिकली ज्ञान, विवेक और नैतिकता में सर्वोच्च होता है वही शासन करने का अधिकारी होना चाहिए। ऐसा शासक जो व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर उठकर केवल क्या करे, जनता की फिक्र करे और राज्य के कल्याण के प्रति कार्य करेगा, वही दार्शनिक राजा हो सकता है। प्लेटो ने शासक और सैनिक वर्ग के लिए जो निजी संपत्ति तथा निजी परिवार व्यवस्था, इसका उन्होंने विरोध किया, क्योंकि उनका मानना यह था कि अगर आप पर्सनल लेवल पर सोचेंगे तो इससे स्वार्थ, भ्रष्टाचार, जो पक्षपात है ये उत्पन्न हो सकता है। उनका उद्देश्य शासकों को पूरी तरीके से जो सार्वजनिक हित, मतलब शासक जो होने चाहिए वो सिर्फ सार्वजनिक हित के लिए क्या करें, समर्पित रहें, और तभी ये हमारा जो समाज रहेगा, वो बेसिकली जो राज्य रहेगा वो एक आदर्श राज्य बन सकता है। यद्यपि प्लेटो को आदर्श राज्य की आलोचना भी हुई है। यह क्या की जाती थी कि इसमें देखिए व्यक्ति का जो स्वतंत्रता है और जो लोकतंत्र है उसको यहाँ पर फिर से महत्व नहीं दिया गया। फिर भी न्याय, नैतिक शासन, शिक्षा तथा योग्य नेतृत्व पर देखा जाए आधारित उनकी जो अवधारणा है उसमें राजनीतिक दर्शन जो है इसकी एक अमूल्य धरोहर बनी रहती है। आज भी सुशासन, नैतिक नेतृत्व और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संदर्भ देखा जाए तो प्लेटो के जो विचार है वो अत्यंत ही यहाँ पर क्या प्रासंगिक है हमारे पास। ठीक है, तो ये था आदर्श राज्य का पूछा जाएगा प्लेटो के बारे में, तो आप लिख दीजिएगा। अगला सवाल है अरस्तु, जिसे हम इंग्लिश में एरिस्टोटल के नाम से जानते हैं। इनके राज्य संबंधी सिद्धांत तथा जो राजनीतिक विचार है, ठीक है, इसके बारे में आपको विवेचना करने बोला गया। ये सवाल पेपर में 15 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अरस्तु जो है वो प्राचीन यूनान के एक महान दार्शनिक थे तथा प्लेटो के बेसिकली शिष्य थे। उन्होंने उन्हें जैसे प्लेटो को यहाँ पर उनके बुक के कारण बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है, इसी प्रकार अरस्तु को बहुत फेमस बुक है, राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है किसको, एरिस्टोटल को। उनका भी एक बहुत फेमस बुक है, इसका नाम है पॉलिटिक्स। ठीक है, इसमें राज्य, शासन तथा नागरिक जीवन का जो संबंध होता है इसके बारे में विस्तृत विचार हमें देखने को मिलते हैं। अरस्तु का मानना यह था कि राज्य जो है एक प्राकृतिक संस्था है, मतलब नेचुरल जो इंस्टीट्यूशन है, जिसका उद्देश्य केवल जीवन की रक्षा करना नहीं बल्कि नागरिकों को उत्तम और सुखी जीवन, यानी मतलब राज्य जो है बेसिकली एक प्राकृतिक संस्था नहीं है, इसके अलावा ये लोगों के जीवन की रक्षा भी करता है, साथ ही साथ नागरिकों को उत्तम और जो सुखी जीवन है ये सभी चीजें प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अरस्तु के अनुसार मनुष्य जो है स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी होता है, यानी पॉलिटिकल एनिमल है। वह केवल जीवन नहीं जी सकता, इसके लिए परिवार से ग्राम और ग्राम से राज्य का विकास हुआ। राज्य समाज की जो एक सर्वोच्च संस्था होती है, क्योंकि यह मनुष्य को क्या करता है, मनुष्य के जीवन के देखिए जो भी सभी आवश्यकता उसको पूरी करता है। अरस्तु का विश्वास यह था कि राज्य का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए उसमें नागरिकों में नैतिकता होनी चाहिए, सदाचार होना चाहिए और जो सामाजिक उत्तरदायित्व है इन सभी चीजों का विकास होना चाहिए। अरस्तु ने शासन व्यवस्था का भी वर्गीकरण किया। उन्होंने शासन को बेसिकली 3 भाग में बताएं, राजतंत्र जिसको मोनार्ची कहते हैं, कुली तंत्र एरिस्टोक्रेसी और संवैधानिक शासन पॉलिटी। इनके विकृत रूप अगर कहा जाए तो तानाशाही टायरेनी, अल्पतंत्र ऑलिगरेसी और भीड़तंत्र या विकृत लोकतंत्र माना गया।
अरस्तु के अनुसार संवैधानिक जो शासन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें कानून का शासन होता है और जनता के हित में जो भी चीज होते हैं उसके लिए रक्षा की जाती है। अरस्तु ने मध्यम वर्ग को राज्य की स्थिरता का एक आधार माना है। उनके अनुसार जहां मध्यम वर्ग मौजूद होता है वहां राजनीतिक स्थिरता होती है और साथ ही साथ सामाजिक जो संतुलन है वो बना हुआ रहता है। उन्होंने कानून की सर्वोच्चता पर भी बल दिया और कहा है कि किसी व्यक्ति की उपेक्षा कानून का शासन जो है वो अधिक यहाँ पर न्यायपूर्ण होता है। यद्यपि अरस्तु के कुछ विचार, जैसे देखा जाए दास प्रथा का समर्थन करना हो गया, आधुनिक लोकतंत्र मूल्यों के ये अनुरूप तो नहीं हो सकता हमारे पास है। फिर भी राज्य को अगर देखा जाए तो प्राकृतिक संस्था मानना हो गया, कानून के शासन हो गया, संवैधानिक व्यवस्था हो गया तथा नागरिकों के लिए जो नैतिक विकास हो सकता है उनका उनने जोर से यहाँ पर आज भी उनका बेसिकली महत्वपूर्ण माना जाता है। राजनीतिक विज्ञान में के विकास में अगर देखा जाए तो अरस्तु अरस्तु का जो योगदान है बेसिकली वो अमूल्य है और उनके विचार जो है वो हमारा मॉडर्न जो बेसिकली शासन व्यवस्था है इसके अध्ययन के लिए भी एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। तो ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है इसकी व्याख्या करें और इसका जो हमारे आधुनिक वर्ल्ड में प्रासंगिकता है इसके बारे में भी बताने बोला जाएगा। ठीक है, तो कौटिल्य जिन्हें हम चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, तो एमसीक्यू में भी आ सकता है कि कौटिल्य का बताइए दूसरा नाम क्या है, तो चाणक्य भी हो सकता है, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन भारत के हमारे महान राजनीति विचारक और अर्थशास्त्री थे वो। उनका सबसे फेमस बुक अर्थशास्त्र में उन्होंने राज्य, शासन, प्रशासन और विदेश नीति का एक संपूर्ण या फिर विस्तृत विवरण देखने को मिलता है। कौटिल्य ने राज्य को एक जीवित शरीर के समान बेसिकली माना जाता है। कौटिल्य ने राज्य को क्या माना है, एक पूरा लिविंग बॉडी के रूप में माना गया है। उनके 7 आवश्यक अंग बताएं जिन्हें बेसिकली सप्तांग सिद्धांत के नाम से कहा जाता है। उनके अनुसार इन 7 अंगों के संतुलित और अगर सुदृढ़ होने पर ही जो राज्य होता है वो क्या होता है, शक्तिशाली और साथ साथ सफल हो पाता है। अब ये कौन कौन से अंग है समझ जाइए। पहला है स्वामी यानी राजा, दूसरा अमात्य यानी मंत्री, फिर है जनपद मतलब प्रदेश और जो प्रजा हो गई, फिर है दुर्ग यानी किला और जो सुरक्षा व्यवस्था हो गया, कोष यानी राजकोष मतलब वो पैसा रखने वाला हो गया, दंड हो गया, सेना एवं जो न्याय व्यवस्था हो गया ये हो गया, तथा साथ ही साथ मित्र राष्ट्र हमारे पास है। इन सभी अंगों का देखिए सबका अपना अपना बेसिकली महत्व है। राजा क्या करता है, राज्य का प्रमुख होता है और उसे बुद्धिमान, न्यायप्रिय और जो प्रभावशाली होना चाहिए। मंत्री योग्य होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए, साथ ही साथ एक्सपीरियंस्ड यानी अनुभवी होने चाहिए। जनपद का अर्थ है बेसिकली उपजाऊ भूमि तथा जो समृद्ध राजा प्रजा से होता है। दुर्ग मतलब हो गया किला, क्योंकि किला है तो भैया सुरक्षा का आधार है। कोष मजबूत होगा मतलब आपके पास पैसा होगा तभी आप आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, और दंड से कि अगर आप कोई गलती करिएगा तो आपको सजा भी यहाँ पे दी जाएगी। जबकि मित्र ऐसे सहयोगी राज्य होते हैं कि जब मान ली संकट पड़ता है तो आपकी सहायता कर दे। कौटिल्य का मानना था कि यदि ये जो 7 अंग है इनमें से कोई भी अगर कमजोर हो जाए तो राज्य की जो स्थिरता है और साथ ही साथ जो सुरक्षा होती है वो प्रभावित होने लगती है। इसलिए सभी अंगों का एक संतुलित विकास होना चाहिए, हमारे पास होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। उन्होंने सुशासन, अनुशासन, कुशल प्रशासन तथा राष्ट्रीय जो सुरक्षा है इस पर एक विशेष बल देने का भी कार्य किया। आधुनिक समय यानी जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है इसमें भी सप्तांग सिद्धांत जो है बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। आज हम जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखते हैं कि राजा के स्थान पर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। अमात्य के स्थान पर मंत्री वर्ग हो गया, अधिकारी के अधिकारी हो गए। दुर्ग के स्थान पर बेसिकली जो हमारा मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम हो गया वो देखा जाता है। कोष के स्थान पर देखा जाएगा तो हमारा जो कह सकते हैं इकोनॉमी हो गया वो हो गया। अब मित्र के स्थान पर पूरे जो वर्ल्ड में अदर कंट्रीज है उनके साथ हमारा रिलेशन कैसा है, ये सब वही चीज़ है। इससे स्पष्ट होता है कि कौटिल्य का ये जो सिद्धांत है वो पहले भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है, और आज भी ये प्रभावी प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा और राज्य के समग्र विकास यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए उपयोगी माना जाता है। और यही कारण है कि राजनीतिक विज्ञान में ये जो सप्तांग सिद्धांत है इसका जो महत्व है वो विशेष महत्व है हमारे पास देखा जाता है या स्वीकार किया जाता है। मंडल सिद्धांत है, इसका विस्तृत वर्णन करने बोला गया है। क्या होता है ये सिद्धांत, चलिए आइए बताते हैं आपको। तो इस सिद्धांत के हिसाब से कहा जाए कौटिल्य यानी जिन्हें हमें चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने हमारे प्राचीन भारत में एक बेसिकली महान राजनीतिक विचारक थे जिनका नाम था कौटिल्य। उनका सबसे फेमस बुक है अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का बहुत विस्तृत रूप से यानी एक ऐसा विवरण किया कि आप इजीली उसे समझ सकते हैं। इन्हीं विचारों में एक सिद्धांत है, इसको बोलते हैं मंडल सिद्धांत या मंडल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत बेसिकली राज्यों के बीच में जो संबंध होता है, मित्रता होता है, साथ ही साथ शत्रुता की जो नीति होता है, किस प्रकार नीति रखना चाहिए, इसको समझाने का ये मंडल सिद्धांत प्रयास करता है। कौटिल्य का मानना यह था कि प्रत्येक राज्य जो होना चाहिए उसको अपनी सुरक्षा, शक्ति और विस्तार के लिए व्यवहारिक तथा साथ साथ यथार्थवादी जो नीति है वो अपनानी चाहिए। यानी कोई भी राज्य होगा उसको अपनी सुरक्षा के लिए शक्ति बढ़ाना है, विस्तार के लिए अपना जो नीति होना चाहिए व्यवहारिक तथा यथार्थवादी नीति अपनाना चाहिए।
मंडल सिद्धांत के अनुसार कहा जाए तो प्रत्येक राज्य अपने चारों ओर स्थित मान लीजिए जो भी राज्य है उन जिसमें जो घिरा हुआ है, कौटिल्य ने सबसे निकट स्थित को सबसे निकट स्थित राज्य को सामान्य शत्रु या जिसे अरी माना गया है, क्योंकि सीमाएं जब मिलेंगी आपको मालूम है तो संघर्ष की संभावना बड़ी रहती है, क्योंकि जिससे हमारा घर जुड़ा हुआ रहता है या बाउंड्री शेयर होता है तो भैया संभावना बहुत ज़्यादा संघर्ष का रहता है। इसके विपरीत शत्रु का जो पड़ोसी होता है, हमारे पास पड़ोसी राज्य होता है, वो मित्र माना जाता है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, हमारा दोस्त होता है, क्योंकि दोनों का हित हमारा समान हो सकता है। इस प्रकार राज्यों का एक समूह या मंडल बनता है जिसमें मित्र भी है, शत्रु है, मित्र का मित्र होता है, शत्रु का शत्रु और शत्रु का मित्र होता है आदि विभिन्न प्रकार के जो राज्य होते हैं वो इनमें शामिल होते हैं। शासक यानी जो रूलर होता है उसको परिस्थितियों के अनुसार इन राज्यों के साथ जो संबंध है वो स्थापित करने चाहिए। मतलब कोई भी शासक है उसको जैसा कंडीशन है सबके साथ जो संबंध है वो बना लेना चाहिए। अब यहाँ आगे बताया हुआ है, कौटिल्य ने विदेश नीति के जो बेसिक विदेश नीति के लिए जो यहाँ पर हमारे पास अंडगुण्य जो नीति है, संधि विग्रह, आसन, यान, संश्रय और द्विवेदी भाव का भी उन्होंने उल्लेख किया है। उनका मत था कि किसी भी राज्य को स्थायी मित्र या स्थायी शत्रु जो है वो नहीं मानना चाहिए। मतलब कोई भी राज्य ये परमानेंट ना आपका शत्रु ना कोई परमानेंट दुश्मन है, बल्कि जैसा समय परिस्थिति रहे राष्ट्रीय हित के लिए जो भी निर्णय लेना चाहिए वो निर्णय सोच के करना चाहिए। उनका पूरा दृष्टिकोण जो है वो राष्ट्रीय हित पे होना चाहिए, सुरक्षा पर होना चाहिए और साथ ही साथ शक्ति पर ही आधारित होना चाहिए हमारे पास। मंडल सिद्धांत का सबसे बड़ा विशेषता यह कि इसकी व्यवहारिकता है। यह आदर्शवाद जो होना चाहिए आइडियलिज्म के बजाय जो वास्तविक परिस्थिति है उनको महत्व देता है। आधुनिक जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उनमें भी देश के लिए जो राष्ट्रीय हित हो सकते हैं उनको ध्यान में रख के क्या किया जाता है, गठबंधन बनाया जाता है, समझौता किया जाता है, विदेश नीति जो होता है वो तय किया जाता है। इसलिए कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है, हम लोग देखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाया जाता है देशों के साथ, ये कूटनीति जो होता है इसके अध्ययन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यद्यपि कहा जाए तो कुछ विद्वानों का मानना यह है यह सिद्धांत जो है अत्यधिक क्या है, शक्ति पर बेसिकली फोकस्ड रहता है। मतलब जिसका शक्ति है उसी पर डिपेंड रहता है और नैतिक मूल्य जो होते हैं उस पर कम वैल्यू दिया जाता है। फिर भी इसकी जो दूरदर्शिता देखी जाए, यथार्थवाद देखा जाए और राष्ट्रीय हित पर इसका जो आधारित दृष्टिकोण होता है, इसके कारण यह हमारा राजनीतिक विज्ञान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विदेश नीति का तो एक महत्वपूर्ण पार्ट है ही हमारे पास। तो अगर आपको पूछा जाएगा मंडल सिद्धांत के बारे में कि क्या होता है मंडल सिद्धांत, तो आप सही इस प्रकार कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये पहला क्वेश्चन था हमारा आज के इस वीडियो का। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि जो थॉमस हॉब्स है उनके अनुसार राज्य की प्रकृति और साथ ही साथ जो संप्रभुता है, सोवरेनिटी, इसके सिद्धांत का एक आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। ठीक है, ये सवाल पेपर में 15 मार्क्स के लिए आ सकता है। थॉमस हॉब्स 17वीं शताब्दी के जो प्रसिद्ध अगर कहा जाए एक अंग्रेज राजनीतिक दार्शनिक थे बेसिकली। उनका फेमस एक बुक है जिसका नाम है लेविथन। इसमें राज्य, संप्रभुता और जो सामाजिक हम लोग अनुबंध देखते हैं इसका बहुत विस्तृत विवरण उन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। जो थॉमस हॉब्स है उनका मानना था कि राज्य की जो उत्पत्ति है वो मानव के जीवन में क्या लेके आती है, शांति लेके आती है, सुरक्षा लेके आती है और साथ ही साथ ये व्यवस्था स्थापित करने के लिए हुआ है हमारे पास है। उन्होंने राज्य को एक कृत्रिम संस्था, मतलब बेसिकली आर्टिफिशियल संस्था, इंस्टीट्यूट माना है जिसका निर्माण हुआ है कि लोगों के बीच में जो आपसी संबंध है उसी के माध्यम से एक राज्य का बेसिकली निर्माण हो सकता है। हॉब्स के अनुसार कहा जाए तो जो प्राकृतिक अवस्था है हमारे पास, स्टेट ऑफ नेचर में कोई भी सरकार, कानून या न्याय व्यवस्था नहीं था। मतलब हॉब्स के अनुसार कहा जाए तो जो नेचर ऑफ स्टेट होता है उसमें कोई भी सरकार नहीं होता है, कोई कानून नहीं है, कोई न्याय व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, मतलब प्रत्येक जो आदमी होता है वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए स्वतंत्र है कि अपने हिसाब से जो कार्य कर सकता है। इस कारण समाज में क्या होगा, जब ये सब अपने भले स्वार्थ के लिए काम करेंगे तो समाज में संघर्ष होगा, हिंसा होगा, असुरक्षा का वातावरण बना रहता है। उन्होंने जो प्राकृतिक अवस्था है उसको सबके विरुद्ध जो युद्ध की स्थिति बताया। मतलब जो नेचर ऑफ स्टेट हमारे पास है वो सबके विरुद्ध एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पर युद्ध का बेसिकली बताया जा सकता है, क्योंकि उस समय मनुष्य का जो जीवन है बेसिकली उसमें एकाकी में बीतता है, निर्धनता होती है, घृणित होता है, क्रूरता होती है और अल्पकालिकता उस कालखंड को बताया जा रहा है। यह जो इस अराजक स्थिति से बचने के लिए लोगों ने क्या किया, अपने जो अधिकांश बेसिकली अधिकार है वो एक शक्तिशाली, मतलब एक ऐसे लोग पर्सन को सौंप दिया जो राज्य की क्या करे, स्थापना करे और लोगों के बीच में जो शक्ति का बंटवारा रख सके, पावर एक आदमी के हाथ में रहे। हॉब्स के अनुसार कहा जाए यहाँ पर है तो राज्य की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता वो है संप्रभुता। ठीक है, सोवरेनिटी। संप्रभुता मतलब हमारे पास है सत्ता ही क्या है, सर्वोच्च है, असीमित है और साथ ही साथ हमारे पास अविभाज्य होती है, मतलब टुकड़ा नहीं किया सकता है। शासक जो होता है वो कानून से क्या होता है, ऊपर होता है और उसकी आज्ञा का पालन करना सभी नागरिकों के लिए क्या है, अनिवार्य है।
उनका विश्वास ये था कि यदि अगर मान लीजिए संप्रभुता या संप्रभु की जो शक्ति है वो उसमें लिमिट में कर दिया जाए तो फिर से क्या होगा, पावर जो मतलब समाज में अराजकता फैलेगी और जो सिविल वॉर यानी जो गृह युद्ध होता है उसकी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए उन्होंने शक्तिशाली और एक जो शासन व्यवस्था होनी चाहिए वो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का उन्होंने समर्थन किया। अब होप्स का देखिए ये जो नीति है, भैया कोई सपोर्ट करेगा तो कोई इसका आलोचना भी करेगा, तो इसकी आलोचना भी की गई है। आलोचकों को कहना यह है कि उन्होंने शासक को बहुत ज़्यादा ही अत्यधिक अधिकार कर नागरिकों को जो स्वतंत्रता होता है और जो अधिकारों की उपेक्षा की है। उनका जो संप्रभुता का जो सिद्धांत होता है वो लोकतांत्रिक जो मूल्य होते हैं उसके अनुरूप या उसके हिसाब से नहीं होता। साथ ही साथ प्राकृतिक अवस्था का उनका वर्णन जो है ये भी काल्पनिक कालखंड में माना गया है हमारे पास है। फिर भी अगर कहा जाए तो जो थॉमस हॉब्स है उनका योगदान जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने राज्य की आवश्यकता, कानून व्यवस्था, शांति और साथ ही साथ जो राजनीतिक स्थिरता है उस पर एक बल दिया। सामाजिक अनुबंध और जो संप्रभुता है संबंधी उनके विचारों से आधुनिक जो राजनीतिक दर्शन और जो राज्य का हम सिद्धांत का विकास देखते हैं ये इस पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए हम लोग हॉब्स को, तो थॉमस हॉब्स से उनको आधुनिक राजनीतिक चिंतन के एक प्रमुख विचारों में उनका जो स्थान है वो फिक्स कर दिया गया हमारे पास। तो अगर ये सवाल आता है आपको थॉमस हॉब्स के बारे में तो आप इस प्रकार बना के लिख सकते हैं। अब अगला सवाल है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, जॉन लॉके के बारे में या जॉन लॉक के प्राकृतिक जो अधिकार है, नेचुरल राइट्स है एवं शासन संबंधी जो सिद्धांत है उसका व्याख्या करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर बताते हैं आपको। तो जॉन लॉक 17वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध अंग्रेज दार्शनिक थे और साथ ही साथ उदारवाद जिसे हम लिबरलिज्म के नाम से जानते हैं इसके एक प्रमुख प्रवर्तक थे जिनका नाम था जॉन लॉक। उनका एक फेमस बुक है जिसका नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास है। इसमें प्राकृतिक अधिकारों की बात की गई, सामाजिक जो अनुबंध होते हैं और साथ ही साथ शासन संबंधी जो भी विचार हो सकते हैं उनके बारे में बहुत डीप लेवल में यहाँ पर बातें की गई है। जॉन लॉके का मानना ये था कि राज्य का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो नागरिकों का अधिकार जो होते हैं उनका सुरक्षा करना, ना कि उस पर नागरिकों पर क्या करना, अत्याचार करना। मतलब नागरिकों के हित में जो भी चीज़ हो सकते हैं उनके अधिकारों की रक्षा करें और ना कि उन पर आप अत्याचार करें। ठीक है। लॉके के अनुसार कहा जाए तो जो प्राकृतिक अवस्था यानी स्टेट ऑफ नेचर में मनुष्य क्या है, स्वतंत्र है और सभी लोग क्या है, समान है। वहाँ कोई भी शासक नहीं था, फिर भी प्राकृतिक जो नियम है जैसे नेचुरल लॉ कहते हैं वो लागू होते थे, जिनका पालन करना सभी लोगों के लिए क्या था, अनिवार्य था या करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य जो है वो जन्म से कुछ ना कुछ प्राकृतिक अधिकार लेकर पैदा होता है। जैसा पहला राइट टू, जैसे हम लोग के संविधान के द्वारा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में बताइएगा। ठीक है। जीवन जीने का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, संपत्ति का, ये सब पैदा होने से मिले हुए अधिकार है हमारे पास है। इन अधिकारों में कोई भी शासक या जो संस्था है अगर अपनी मनमाने ढंग से इसे छीन नहीं सकता। ठीक है। ऐसा जॉन लॉक का कथन था। लॉक के अनुसार कहा जाए तो प्राकृतिक अवस्था में इन अधिकारों को पूरी जो सुरक्षा है वो संभव नहीं है हमारे पास है। मतलब प्राकृतिक अवस्था में ये अधिकार जो पूरी तरीके से संभव तो नहीं हो पा सुरक्षा करना। इसलिए लोगों ने क्या किया, जो अपने बारे में आपसे एक सहमत की और इसमें एक सामाजिक जो अनुबंध किया और यहाँ पर एक स्थापना किया सरकार का हमारे पास। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोगों ने अपने सभी अधिकार जो बेसिकली सरकार को नहीं दिए बल्कि केवल उतने ही अधिकार दिए जिससे समाज में क्या हो सके, एक शांति बने और साथ ही साथ जो व्यवस्था है वो बनाई जा सके। इसलिए सरकार जो है बेसिकली जनता की सेवक है, ना कि जनता का यहाँ पर स्वामी होता सरकार। ठीक है। अगला पॉइंट बताया हुआ है कि लॉके ने जो सीमित सरकार है, लिमिटेड गवर्नमेंट का समर्थन किया कि सरकार के पास जो पावर्स हो वो लिमिटेड हो। उनके अनुसार सरकार को संविधान और कानून के अनुसार कार्य करना चाहिए। मतलब सरकार जो कार्य करे वो संविधान के हिसाब से कार्य करे, कानून के हिसाब से काम करे। यदि कोई सरकार जनता के प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन करती है या निरंकुश सरकार बन जाती है तो जनता को उसे हटाने और सरकार को नई सरकार बनाने का भी अधिकार दिया जाता है। यही विचार चल के बेसिकली सरकार में हम लोग जो लोकतंत्र देखते हैं और जो संवैधानिक शासन देखते हैं उसका बेस माना गया हमारे पास है। यद्यपि लॉके है, जॉन लॉके, उनकी सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। यह क्या किया थी, उन्होंने संपत्ति के यानी जो राइट टू प्रॉपर्टी उसके अधिकारों पर विशेष बल दिया और जो सामाजिक में हम लोग असमानता देखते हैं उसका एक पर्याप्त महत्व उन्होंने नहीं दिया। फिर भी उनके विचार से जो हमारा मॉडर्न लोकतंत्र है, मानव अधिकार है, संवैधानिक शासन और साथ ही साथ नागरिक की जो स्वतंत्रता है उसका ये नींव माना जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा हो गया, फ्रांसीसी क्रांति पर भी जॉन लॉके का जो विचार है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। इसलिए उन्हें आधुनिक उदारवादी जो राजनीतिक दर्शन है इसका एक प्रमुख विचारक के रूप में माना जाता है। ठीक है। तो अगर आपको जॉन लॉके के बारे में आएगा तो इस प्रकार बना के लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है रूसो, जीन जैक्बस रूसो के सामाजिक अनुबंध या जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट तथा सामान्य इच्छा यानी जो जनरल विल है इसके सिद्धांत का वर्णन करना गया। तो चलिए जीन जैक रूसो के बारे में हम लोग जानते हैं। 18वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध बहुत ही फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक थे।
इनका भी देखिए बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जो आधुनिक लोकतंत्र की विचारधारा है इसमें बताया गया है। रूसो का मानना यह था मनुष्य जो है वो जीवन जन्म से ही बेसिकली मतलब जन्म से क्या स्वतंत्र है, लेकिन समाज में बहुत सारे बंधनों से क्या जकड़ा हुआ है। इसलिए उन्होंने ऐसा शासन व्यवस्था का समर्थन किया जिसमें जनता ही क्या है, जनता ही वास्तविक शक्ति का स्रोत है, मतलब जनता के ही पास क्या रियल पावर्स होनी चाहिए। रूसो के अनुसार कहा जाए तो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य जो है वो स्वतंत्र है, समान है और साथ ही साथ शांतिपूर्ण जो जीवन है वो व्यतीत करना चाहता है। मनुष्य जो है वो सरल है, निष्कपट है और साथ ही साथ सुखी है। लेकिन जब निजी संपत्ति के विकास के साथ साथ समाज में हम लोग देखते हैं असमानता बढ़ती है, स्वार्थ बढ़ता है, संघर्ष बढ़ने लगता है। इन्हीं समस्याओं से बचने और समाज में मान लीजिए एक व्यवस्था स्थापित करने के लिए लोगों ने क्या किया, सभी ने आपसी एक सहमति बनाई और एक सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। और इसी अनुबंध के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी व्यक्तिगत शक्ति और अधिकार वो सारे के सारे चीज समाज को क्या करता है, सौंप देता है। बदले में उसे क्या मिलता है, समान अधिकार और जो सुरक्षा वो प्राप्त होता है। इस प्रकार ही क्या होती है, एक राज्य की स्थापना होती है हमारे पास। ठीक है। रूसो के राजनीतिक दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वो सामान्य इच्छा या जनरल विल जिसे कहते हैं। सामान्य इच्छा का अर्थ है कि पूरे समाज के हित में आपको क्या करना है, सामूहिक हित के बारे में सोचना है और जन कल्याण से जुड़ा हुआ चीज करना है। या किसी पार्टिकुलर व्यक्ति या समूह का जो निजी हित होता है ना, प्राइवेट आपके भैया आपका क्या सोच है उस पर प्रतिनिधि नहीं करेगा, बल्कि जनता के लिए क्या हो सकता है इसके हित में फैसला लिया जाता है। रूसो के अनुसार कहा जाए तो राज्य और जो सरकार है उनको सामान्य इच्छा के अनुसार काम करना चाहिए। यद्यपि अगर कहा जाए सरकार जो जनता की मान ली सामान्य इच्छा के विरुद्ध कार्य करती है तो जनता को उसे बदलने का अधिकार भी होना चाहिए। रूसो ने जनता की जो संप्रभुता है, समानता है और जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का इसका समर्थन भी किया है। उनका मानना यह था कि कानून वही उचित है जिसे जनता क्या करे, स्वयं स्वीकार करे, मतलब कानून वही सही है जो जनता खुद एक्सेप्ट कर ले। उनके विचारों ने लोकतंत्र, स्वतंत्रता और जो समानता की भावना है इसको मजबूत करने का कार्य किया। साथ ही साथ फ्रांसीसी जो क्रांति है उस पर एक इम्पैक्ट डालने का काम किया है। यद्यपि देखिए कुछ आलोचक भी समाज है तो भैया समाज में सभी प्रकार के लोग रहते हैं। इसका माना गया उनके अनुसार, मतलब जो आलोचक उनका मानना है कि इसका दुरुपयोग बहुमत के नाम पर बेसिकली जो अल्पसंख्यक है उनके अधिकारों को दबाने के लिए किया जाता है। फिर भी देखिए जनता की सर्वोच्चता, लोकतंत्र और समानता पर जो उनके विचार है उन्हीं के हिसाब से जो हमारा मॉडर्न जो हम लोग राजनीतिक दर्शन देखते हैं उनका विचार महत्वपूर्ण माना जाता है। उनके सिद्धांत आज भी जो हमारे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो गया और जो जनसत्ता की आधारशिला मानी जाती है हमारे पास। तो अगर आपको पूछना है और इसका जो महत्व है ये बताने बोला गया है। ये सवाल पेपर में आपसे बच्चों को दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला कि जेरेमी बेंथम की उपयोगिता का सिद्धांत के बारे में बताइए, दूसरा इसका महत्व के बारे में बताना। तो दो अलग तरीके से भी सवाल को पूछा जाएगा, तो मतलब क्या रहने वाला वही रहने वाला आपका। तो चलिए समझते हैं। जेरेमी बेंथम 18वीं से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच में एक बहुत फेमस अंग्रेजी, ये कह सकते हैं अंग्रेज दार्शनिक थी, विधिवेता थी और साथ ही साथ एक राजनीतिक विचारक थे हुए। उन्होंने उपयोगितावाद यानी जिसे हम लोग यूटिलिज्म के नाम से जानते हैं उनका जनक माना जाता है। बेंथम का प्रमुख उद्देश्य यही था कि समाज में देखिए अधिकतम लोगों के लिए क्या करना है, मतलब जितने ज़्यादा लोग हैं उनके लिए अधिकतम जो सुख वाली चीज़ें वो सुनिश्चित करना था। उनका प्रसिद्ध सिद्धांत था अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख यानी ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। उनके अनुसार किसी भी कार्य, कानून या नीति की अच्छाई या बुराई जो होती है इसका निर्णय इस आधार पर, मतलब इसी बेसिस पे लेना चाहिए कि उसमें कितने लोगों का सुख या फिर कितना लोगों को उससे लाभ पहुंचता है, इस आधार पे उस चीज़ पे फैसला या निर्णय लेना चाहिए हमारे पास। ठीक है। तो बेंथम के अनुसार कहा जाए तो मनुष्य के लिए देखिए, बेंथम के अनुसार मनुष्य के जो सभी कार्य होते हैं वो सुख प्राप्त करने और बेसिकली दुख से आप जितना बच सकते हैं उसकी इच्छा से बेसिकली क्या होता है, प्रेरित होता है हमारे पास है। इसलिए राज्य और सरकार का भी मेन जो उद्देश्य होना चाहिए, ऐसा कानून बनाना चाहिए ताकि समाज में जो अधिकांश लोग हैं उनके हित के बारे में कार्य किया जा सके। उन्होंने कानून और शासन को बेसिकली जनता के कल्याण के लिए एक साधन माना है। यदि कानून लोगों के लिए अगर उपयोगी नहीं है तो उसको क्या कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए। ऐसा बेंथम का मतलब माना गया, उनका थ्योरी कहता है जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। उपयोगितावाद की जो प्रमुख विशेषता यह है कि यह व्यवहारिक है, तर्कसंगत है और साथ ही साथ यहाँ पर ये जन कल्याणकारी ये सिद्धांत होता है। इसमें किसी भी कार्य का जो मूल्य होता है वो उनके परिणाम के आधार पर किया जाता है, यानी इसमें किसी भी कार्य का अगर आप मूल्य करिएगा तो आपके रिजल्ट के बेसिस पे होता है। बेंथम ने सुख और दुख का जो मूल्यांकन करने के लिए हेडोनिक कैलकुलस का विचार भी उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से किसी कार्य से मिलने वाला जो सुख और दुख है उसका अनुमान लगाया जा सकता है। उनका मानना यह था कि राज्य की जो भी नीतियाँ होती है उनको व्यक्तिगत हित के बजाय क्या करना चाहिए, जो सामाजिक हित के प्रति हो उसको कार्य को बढ़ावा देना चाहिए।
बेंथम के विचारों का जो बेसिकली हमारे पास आधुनिक लोकतंत्र, कानूनी सुधार हो गया, मानव अधिकार हो गया, तो साथ ही साथ प्रशासन पर एक गहरा प्रभाव हमें इसको देखने को मिलता है। उन्होंने जेल सुधार, न्यायिक सुधार और पारदर्शी शासन का समर्थन किया। आज भी अनेक बहुत सारी ऐसे देखिए लोक कल्याणकारी नीतियों में उपयोगितावाद जो सोच है वो हमें दिखाई देती है। हालांकि उनके सिद्धांत की बहुत सारी आलोचना भी हुई। आलोचकों का कहना है कि केवल बहुसंख्यक लोगों के सुख को महत्व देने से कभी कभी मान लीजिए जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके अधिकारों की तो उपेक्षा हो रही है। इसके अतिरिक्त सुख और दुख का सही मापन, इसका कोई करने का मापन तो नहीं हो सकता। फिर भी जन कल्याणकारी व्यवहारिकता, कानून सुधार पर बल देने के कारण बेंथम का जो उपयोगितावाद है वो राजनीतिक विज्ञान और साथ ही साथ नैतिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। उनके विचार आज भी लोक कल्याणकारी, राज्य और सार्वजनिक नीति के निर्माण में क्या होते हैं, प्रासंगिक होते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था जो आपसे ये बच्चों को पेपर में पूछा जाएगा, जो हमने आपको कंप्लीट करा दिया। अब आपसे बच्चों को लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। अगला देखिए हमारे पास मैकियावेली के राजनीतिक जो विचार है इसका वर्णन करें, और इस क्वेश्चन को वीवीआई कर लीजिए, सवाल पेपर में पूछा जाएगा आपको कि मैकियावेली के राजनीतिक विचारों को वर्णन करना है। साथ ही साथ जो प्रिंस है उनके राजकला में भूमिका जो है वो स्पष्ट करने बोला गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं हम लोग आपके लिए। तो निकोलो मैकियावेली 16वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध इतावली क्या थे, मतलब इटालियन एक राजनीतिक विचारक थे। उन्होंने बेसिकली आधुनिक जो राजनीतिक विज्ञान है उसका जनक माना जाता है। उनका बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है द प्रिंस। इसमें राजनीति और शासन पर आधारित एक महत्वपूर्ण कृति है, इसके बारे में बताया गया। मैकियावेली ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करके, ठीक है, दोनों चीज़ों से अलग करके यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है वो प्रस्तुत करने का कार्य किया। उनका मानना यह था कि राज्य की जो सुरक्षा है, एकता हो और स्थिरता, वही शासक का सर्वोच्च जो उद्देश्य होना चाहिए। मतलब शासक का यही कर्म है कि राज्य की सुरक्षा करे, समाज में एकता बनाए रखे, स्थिरता हो, ये शासक का एक सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। मैकियावेली के अनुसार मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है, महत्वाकांक्षी है और अवसरवादी होता है, क्योंकि जब से अवसर मिलता है वो बदल जाता है। जैसे आपसे बच्चे जब तक एग्जाम रहता है तब तक पढ़ते हैं, एग्जाम डेट खत्म पढ़ाई खत्म, ठीक है, वही हाल है यहाँ पर है। इसलिए केवल नैतिक उपदेशों से राज्य का संचालन तो नहीं हो सकता। एक सफल शासक को बेसिकली परिस्थितियों के अनुसार क्या करना चाहिए, कठोर या उदार, ठीक है, दोनों ही प्रकार के जो निर्णय हैं वो लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि राज्य के हित की जो रक्षा है उसके लिए अगर कठोर कदम भी उठाने चाहिए तो उठा लेने चाहिए, शासक को उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। उनके विचार में राष्ट्रीय हित से जो भी चीज़ राष्ट्र के हित में हो वो करना चाहिए, और राज्य की शक्ति को यहाँ पर जो सर्वोच्च स्थान है वो दिया जाना चाहिए। ये जो इनकी पुस्तक है द प्रिंस नाम से, इसमें मैकियावेली ने आदर्श शासक के गुणों का एक वर्णन भी दिया है। उनके अनुसार ये जो शासक होना चाहिए वो बुद्धिमान होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, और साथ ही साथ निर्णय लेने में क्या होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। उसे जनता का विश्वास बनाए रखना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए कभी आवश्यकता पड़े तो उसमें कठोरता भी दिखाई होनी चाहिए। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा कि यदि अगर दोनों संभव हो तो शासक के लिए केवल प्रेम किए जाने की अपेक्षा मन में भय भी उत्पन्न होना चाहिए, बशर्ते वो जनता की घृणा का पात्र न हो, मतलब जनता उसे घृणा ना करे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। राज्य कला स्टेट क्राफ्ट के क्षेत्र में द प्रिंस का एक विशेष महत्व रहा, क्योंकि इसमें शासन, कूटनीति, सैन्य शक्ति और नेतृत्व की जो व्यवहारिक सिद्धांत है ये सभी चीज़ में प्रस्तुत किए गए। यह पुस्तक आदर्शवाद के बजाय जो वास्तविक हमारा राजनीतिक परिस्थिति है उस पर बेसिकली फोकस करता है, और शासकों को जो प्रभावी प्रशासन की जो है वो शिक्षा देने कार्य करता है। यद्यपि कहा जाए मैकियावेली की आलोचना यह कहकर भी की जाती है कि उन्होंने नैतिकता की उपेक्षा जो है वो शक्ति और स्वार्थ को अधिक उसने महत्व दिया है। फिर भी उनके जो विचार हमारे पास है, जो आधुनिक हमारा पॉलिटिकल कूटनीति है और प्रशासन है, इसके अध्ययन में बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। राजनीति को यथार्थवादी दृष्टिकोण से समझने के कारण उनका जो राजनीतिक दर्शन है बेसिकली वो आज भी हमारे पास प्रासंगिक होता है, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है हमारे पास। अगर पूछा जाएगा मैकियावेली से जुड़ा हुआ तो ये सवाल आपको पेपर में आएगा, तो आप इस प्रकार बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू के शक्तियों के पृथकीकरण यानी सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है इसकी आपको व्याख्या करनी है, और साथ ही साथ इसका जो महत्व है इसके बारे में आपको बताने बोला गया है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बताते हैं। मॉन्टेस्क्यू 18वीं शताब्दी का एक के बहुत ही फेमस क्या राजनीतिक दार्शनिक थे। उनका जो बुक था द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये राजनीतिक विज्ञान में एक महत्वपूर्ण कृतियों में से एक माना जाता है। उन्होंने शासन व्यवस्था में जो शक्ति है हमारे पास है इसका पृथकीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया।
उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो शासन हो वो निरंकुश शासन को रोका जाए और नागरिकों का देखिए जो स्वतंत्रता उसका रक्षा यहाँ पर करना था, ये उनका सिद्धांत में था। ठीक है। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार जो राज्य की शक्ति है उसको एक ही व्यक्ति या संस्था के हाथ में नहीं होना चाहिए। उन्होंने शासन को क्या किया, तीन भागों में बांटा है, जो कि अभी वर्तमान कालखंड में हमारा चलता है। विधायिका जिसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, और तीसरा होता है हमारा न्यायपालिका यानी जुडिशरी। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका है कि भैया इस कानून को अप्लाई कैसे किया जाए इस पर फोकस करना, और न्यायपालिका कि कानून की व्याख्या करके जो न्याय हो सके उसे प्रदान करना, ये न्यायपालिका का काम होता है। यदि ये तीनों व्यक्ति अगर ये शक्तियाँ बेसिकली अगर तीनों एक ही व्यक्ति या संस्था के हाथों पे होगा तो इसमें आपको मालूम है कि सत्ता का दुरुपयोग होगा और तानाशाही की जो संभावना है वो बढ़ सकती है हमारे पास। ठीक है। मॉन्टेस्क्यू का मानना यह था कि प्रत्येक जो अंग है वो स्वतंत्र रूप से क्या करे, कार्य करे, और एक दूसरे पर नियंत्रण भी है वो बनाए रखे कि कंट्रोल बनाए रहना चाहिए। इससे शासन में क्या होगा, संतुलन बनाया हुआ रहेगा और किसी भी संस्था को निरंकुश बनने का जो एक अवसर है वो मिल पाएगा। इसी विचार ने बेसिकली क्या किया, आगे चल के जो हम लोग चेक्स एंड बैलेंस की अवधारणा है इसको जन्म दिया, जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड का एक बेसिकली जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है या डेमोक्रेसी है इसका महत्वपूर्ण आधार होता है। इस सिद्धांत का महत्व जो है वो अत्यंत ही व्यापक है। यह नागरिकों को देखिए जो मौलिक अधिकार है, साथ ही साथ स्वतंत्रता की जो रक्षा है वो करता है इसमें, साथ ही साथ इसमें सत्ता का जो दुरुपयोग है उसको रोका जाता है, और न्यायवादी और जो उत्तरदायी शासन होता है इसकी स्थापना में यह हमारे लिए सहायक होता है। आज हम भारत, अमेरिका तथा अन्य जितने भी हमारे पास है लोकतांत्रिक देशों के संविधान में शक्तियों का क्या देखते हैं, पृथकीकरण का जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हम अपनाया गया। इससे शासन जो है और भी अधिक पारदर्शी हो गया, संतुलित हो गया और एक हमारे पर प्रभावी भी बन गया। यद्यपि देखिए हर चीज़ का सिंपल सा बात है, आलोचना भी होगा, तो इसका भी सिद्धांत का आलोचना किया गया कि शासन के तीनों अंगों का जो पूर्ण पृथकीकरण है ये बेसिकली व्यवहार में संभव नहीं है और उनके बीच जो सहयोग भी है वो आवश्यक होता है। इसलिए सत्ता का संतुलन हो, लोकतंत्र की रक्षा हो और नागरिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने में इसका जो योगदान है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मॉन्टेस्क्यू ने बेसिकली यहाँ पर जो शक्तियों के पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो हमारा आधुनिक लोकतंत्र शासन व्यवस्था का एक आधारशिला माना जाता है। तो अगर आपको ये सवाल पूछा जाएगा पेपर में तो आपको ये कंप्लीट करके आना इस प्रकार। अगला है जॉन स्टुअर्ट मिल के राज्य एवं जो स्वतंत्रता है इसके संबंधी विचारों का एक आलोचनात्मक आपको अध्ययन प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आपको बताते हैं। तो जॉन स्टुअर्ट मिल 19वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध अंग्रेज दार्शनिक, साथ ही साथ राजनीतिक विचारवाद तथा एक उदारवाद के प्रमुख समर्थक थे जिनका नाम था जॉन स्टुअर्ट मिल। उनका एक फेमस बहुत ज़्यादा बुक है ऑन लिबर्टी। ये आधुनिक जो राजनीतिक दर्शन देखते हैं इसका एक महत्वपूर्ण कृति माना जाता है। मिल ने बेसिकली यहाँ पर जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो गया, लोकतंत्र हो गया और मानव अधिकारों को बेसिकली यहाँ पर ज़्यादा महत्व दिया गया। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने, अपनी जीवन शैली को चुनना और अपने व्यक्तित्व का विकास करने का ये पूर्ण स्वतंत्रता है वो मिलना चाहिए, जब तक कि उसके कार्यों को कहीं ना कहीं से बेसिकली हानि ना पहुंचे। तो इन सब चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। मिल के अनुसार राज्य का जो उद्देश्य है वो केवल कानून व्यवस्था बनाए नहीं रखना बल्कि नागरिकों की स्वतंत्रता और उसके अधिकार की रक्षा भी करना है। उन्होंने सीमित सरकार यानी लिमिटेड गवर्नमेंट का समर्थन किया और कहा कि राज्य को बेसिकली व्यक्ति का देखिए जो निजी जीवन है उसमें आपको हस्तक्षेप, अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उनके एक प्रसिद्ध बेसिकली हानि सिद्धांत या हार्म प्रिंसिपल के अनुसार राज्य केवल उसी स्थिति में किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है जब उसको लगे कि उसके कार्यों से दूसरे जो लोग हैं समाज में उनको नुकसान पहुंचने की संभावना, तभी जाके उसके अधिकारों को यहाँ पर रोका सकता है या उसके पावर को थोड़ा सा लिमिट में डाला जाता है। मिल के अनुसार बेसिकली जो विचार एवं अभिव्यक्ति है इसकी स्वतंत्रता को लोकतंत्र की आत्मा माना गया। उनका विश्वास था कि यदि किसी व्यक्ति का मान लीजिए विचार गलत हो तभी उसे व्यक्त करने का अधिकार या अवसर मिलना चाहिए। मतलब अगर विचार गलत भी है तो बोलना तो समझना चाहिए, क्योंकि विचारों को अगर आदान प्रदान से ही क्या होगा कि कौन सा चीज़ सही है या गलत है इसका पता चलता है और समाज का जो बौद्धिक विकास है वो भी हमें होता है इससे। उन्होंने महिलाओं को समान अधिकार देने, शिक्षा के प्रसार हो गया, साथ ही साथ जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है इसका भी उन्होंने क्या किया, समर्थन किया। मिल के विचारों का जो आधुनिक लोकतंत्र है हमारा, मानव अधिकार हो गया, संवैधानिक शासन हो गया, इस पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आज जो हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, समानता हो गया, नागरिक अधिकार से जुड़े अनेक हमें सिद्धांत जो है उनके विचारों से प्रेरित हमें मिलते हैं। हालांकि इनके भी बेसिकली सिद्धांत की आलोचना बहुत सारे लोगों ने की है
कि अत्यधिक आगे मान लीजिए अत्यधिक कि अगर आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाएगी तो कभी कभी सामाजिक जो अनुशासन और जो सार्वजनिक हित को प्रभावित कर सकता है। कुछ विद्वानों को यह भी मानना था कि उसके उनके हानि सिद्धांत की व्याख्या व्यवहार में हमेशा स्पष्ट नहीं होती। फिर भी अगर कहा जाए तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, लोकतांत्रिक शासन है, मानव अधिकार है और समानता पर आधारित मिल के विचार जो है वह आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व के बीच संतुलित स्थापित करने का उनका जो प्रयास है वो हम आज भी अपने जो लोकतांत्रिक समाजों में आज भी अत्यधिक क्या माना गया या अत्यंत जो प्रासंगिक है ये माना गया हमारे पास। हेगल जो है उनके राज्य संबंधी जो विचार है उसकी विवेचना करनी है तथा उनका जो महत्व है इसके बारे में एक मूल्यांकन करने बोला गया इस सवाल में। तो फ्रेडरिक हेगल 19वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक थे, ठीक है, जिन्होंने बेसिकली आदर्शवाद जिन्हें आइडियलिज्म के प्रमुख प्रवर्तकों में से एक माना जाता है। उनका एक फेमस बहुत ज़्यादा फेमस कृति है जिसको बोला जाता है फिलोसॉफी ऑफ राइट्स, साथ ही साथ फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। इसमें राज्य, समाज और स्वतंत्रता के संबंध में उनके जो विचार है वो मिलते हैं। हेगल ने यहाँ पर जो राज्य को केवल एक राजनीतिक संस्था नहीं माना है बल्कि नैतिक जीवन में की जो सर्वोच्च अभिव्यक्ति होती है उसे भी उन्होंने क्या क्या माना है। अब हेगल के अनुसार कहा जाए तो राज्य बेसिकली एक प्राकृतिक और एक नैतिक संस्था होती है जिसका उद्देश्य क्या है कि केवल शांति और जो समाज में सुरक्षा है उसे बनाए रखा जा सके। बनाए रखना नहीं बल्कि क्या करना है, नागरिकों के नैतिकता, सामाजिक और बौद्धिक विकास को भी क्या करना, सुनिश्चित करना, फिक्स करना। मतलब ये राज्य एक सिर्फ ऐसा संस्था ना हो जो कि बेसिकली सिर्फ उसका शांति और सुरक्षा बनाए बल्कि समाज में होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सके जिनमें नैतिकता बढ़े, समाज लोग सामाजिक हो और साथ ही साथ बौद्धिक विकास पर ध्यान दिया जाए। उनका मानना था कि व्यक्ति का जो वास्तविक विकास होता है वो राज्य के भीतर ही संभव हो पाता है। मतलब उनके हिसाब से कोई भी व्यक्ति अगर उसका रियल अगर डेवलपमेंट बोला जाए तो राज्य के भीतर ही पॉसिबल हो पाता है। इसलिए इन्होंने राज्य को क्या किया, व्यक्ति से श्रेष्ठ माना। मतलब जो राज्य होता है वो व्यक्ति से क्या ज़्यादा बेटर है हमारे पास है। उनके अनुसार व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है इसका वास्तविक जो अर्थ है राज्य के कानून और नियमों का पालन करना। मतलब व्यक्ति की जो पाव या फ्रीडम होना चाहिए वो उसको क्या करना चाहिए, स्वतंत्रता का उसका मतलब ये होता है कि वो राज्य के कानून और जो नियम है उसको फॉलो करे, क्योंकि राज्य जो है वो जनता की सामूहिक इच्छा और नैतिक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब राज्य जो है वो जनता के हिसाब से ही काम करता है और जो भी नैतिक चेतना के लिए होता है उसी चीज़ को ये बताने कार्य करता है। हेगेल ने परिवार, नागरिक समाज और राज्य को सामाजिक जीवन के तीन प्रमुख चरण माना। मतलब अगर बात किया जाए हमारे पास सामाजिक जीवन में परिवार है, नागरिक समाज है और राज्य है। इसको हमारे जो सामाजिक जीवन होता है इसका तीन बेसिकली चरण में रखा गया। इसको परिवार से व्यक्ति के जो नैतिक जीवन की शुरुआत होती है, उसके मॉरल वैल्यूज की शुरुआत होती है। नागरिक जीवन से वो आर्थिक और जो सामाजिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए क्या करता है, कार्य करता है। जबकि राज्य क्या करता है, दोनों के बीच में एक सेटअप या कॉम्बिनेशन सेटअप करता है जिससे समाज में न्याय बनता है, व्यवस्था आती है और साथ ही साथ नैतिकता जो है ये स्थापित हो पाता है हमारे पास। उन्होंने संवैधानिक जो शासन का समर्थन किया। मतलब जो शासन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, क्योंकि जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहाँ नियम कायदे कानून होंगे और सभी राज्य जो है वो क्या करेगा, सभी लोगों के लिए फोकस कर पाएगा। तो उन्होंने संवैधानिक शासन का क्या किया, समर्थन किया और माना गया कि कानून के माध्यम से बेसिकली राज्य जो है अपने जो उद्देश्य उनको पूर्ति करता है। मतलब कानून के थ्रू ही बेसिकली यहाँ पर जो राज्य है वो अपने जो एम्स है बेसिकली उसको क्या करेगा, वो पूरा करेगा। हेगल के अनुसार देखिए, जो हेगल के विचारों का आधुनिक जो राजनीतिक दर्शन देखते हैं जिनमें राष्ट्रवाद हो गया, आदर्शवाद हो गया, इसके चिंतन पर भी हमें गहरा प्रभाव देखने को पड़ा। उन्होंने राज्य की गरिमा, कानून का सर्वोच्चता और साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता पर उन्होंने विशेष बल दिया है। उनके विचार से अनेक ऐसे हमारे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत बहुत सारे प्रभावित हुए। ठीक है, उनके विचारों से जो हम लोग मॉडर्न जो पॉलिटिकल थ्योरीज देखते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते दिखते हैं। अब सभी चीज़ों का आलोचना भी हमारे पास है। कुछ आलोचकों का कहना यह है कि उन्होंने राज्य को अत्यधिक महत्व देकर जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों का गौण बना दिया। मतलब राज्य को ज़्यादा वैल्यू दिया गया एज कम्पेयर टू पर्सन। ठीक है, जिस वजह से जो भी पर्सन का फ्रीडम है और अधिकार है उसको यहाँ पर थोड़ा सा कम वैल्यू दिया गया हमारे पास। तो कुछ विद्वानों का मत ये भी है कि उनके विचारों का उपयोग जो है निरंकुश शासन को उचित ठहराने के लिए भी किया गया। मतलब एक ऐसा शासन जिसमें लोगों के हित के लिए ना किया जाए, उस शासन पर बेसिकली बल दिया गया बताया जा रहा है। फिर भी राज्य को नैतिक संस्था मानने और राष्ट्रीय एकता, कानून के जो शासन हो गया और सामाजिक समन्वय पर बल देने के कारण हेगल का जो ये राजनीतिक दर्शन है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और हमारा जो मॉडर्न पॉलिटिकल जो थ्योरी चलता है इसमें उनके विचारों का विशेष स्थान है और वे आज भी हमारे राज्य एवं समाज के अध्ययन में बेसिकली प्रासंगिक है। मतलब इसका इस्तेमाल जो है वो आज भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था जो अगर आपसे पूछा जाता है तो इस प्रकार आपको बना के लिखना पड़ेगा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी का
सत्याग्रह तथा आदर्श राज्य का जो अवधारणा है, इसका विस्तार पूर्वक आपको बताना है। ठीक है, कि महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में बताइए और आदर्श राज्य का जो अवधारणा है उसके बारे में समझाइए। तो महात्मा गांधी हमारे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और साथ ही साथ एक राजनीतिक विचारक भी थे। ठीक है, और गांधी जी के बारे में हर बच्चा जानता है, तो इनके बारे में कुछ पर्सनल बताने की तो जरूरत नहीं मुझे। उनके राजनीतिक दर्शन का जो आधार है बेसिकली, वो बेसिकली बोला जाए तीन चीज पे फोकस था। एक था सत्य, जिसे ट्रुथ कहते हैं, एक हो गया अहिंसा, नॉन वायलेंस हो गया, एक हो गया सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ये तीन चीज पे उनका जो राजनीतिक दर्शन था वो हमें देखने को मिलता था। गांधी जी का विश्वास ये था कि समाज और राज्य में शांति, अगर स्थायी शांति और न्याय केवल जो है वो सत्य और अहिंसा के मार्ग से आ सकता है। मतलब अगर आपको समाज और राज्य में क्या करना चाहिए, शांति बनाए रखनी है, तो आपको यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा सत्य पे, ट्रुथ पे और अहिंसा के मार्ग पर चलना पड़ेगा, तब जाके ये पॉसिबल हो पाता है। उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें एक नया दिशा दिया गया और विश्व भर में जो शांति पे और साथ ही साथ मानवता पे, इस पे विशेष संदेश दिया गया हमारे पास। ठीक है, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना। यहाँ पर है गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह किसी के विरुद्ध हिंसा या घृणा का जो मार्ग होता है बेसिकली वो नहीं है, बल्कि क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है हमारे पास जिसमें प्रेम, धैर्य, आत्मबल और नैतिक शक्ति के द्वारा अन्याय को हम लोग क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध कर सकते हैं। यही सत्याग्रह होता है। सत्याग्रह कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेता, मतलब इसमें हिंसा का कोई स्थान ही नहीं है, बल्कि इसमें क्या होता है, स्वयं कष्ट सहकर अन्याय करने वालों का हृदय को क्या किया जाता है, उसमें परिवर्तन लाया जाने का प्रयास किया जाता है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन, इनमें कई आंदोलनों में सत्याग्रह का जो सफल प्रयोग है वो करके बताया था। उनके अनुसार सत्याग्रह केवल एक राजनीतिक संघर्ष का साधन नहीं है, बल्कि जीवन जीने का जो एक नैतिक बेसिकली हमारे पास पद्धति भी होता है। ठीक है, और गांधी जी ने जो बेसिकली आदर्श राज्य, जिन्हें हम राम राज्य कहते हैं, इसकी अवधारणा भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनका आदर्श राज्य एक ऐसा राज्य है बेसिकली जहाँ पर न्याय, समानता, स्वतंत्रता और जो नैतिकता है, इन सब चीज़ों का शासन हो। उन्होंने बेसिकली फोकस किया था कि ग्राम स्वराज जो होता है उस पर फोकस किया था या बल दिया था। बेसिकली माना गया है कि प्रत्येक गांव हो वो आत्मनिर्भर हो और खुद स्वशासित, मतलब खुद का शासन वो खुद कर सके। गांधी जी का विश्वास ये था कि सत्ता का मान लीजिए अधिकतम अगर विकेंद्रीकरण होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा और जनता को शासन में सक्रिय भागीदारी मिलनी चाहिए, ऐसा गांधी जी का सोचना था। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक जो समानता हो गई, साथ ही साथ अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी हो गया, उन्मूलन हो गया, महिलाओं के सम्मान का भी उन्होंने क्या किया, समर्थन किया। गांधी जी के विचारों को हमारे भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन है और जो आधुनिक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर तो आप हमेशा इम्पैक्टफुल रहता है इनका बात। आज भी अहिंसा, सत्य, ग्राम विकास, स्वावलंबी होना, नैतिक राजनीति, इन सभी के क्षेत्र में उनका जो विचार है वो अत्यंत ही क्या है, हमारे पास है, प्रासंगिक है। यद्यपि हर चीज़ का देखिए बोले ना, पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव होता है। कुछ लोग गांधी जी के इस चीज़ से पसंद भी नहीं करते थे। गांधी जी का जो आदर्श राज्य है ये आधुनिक औद्योगिक और वैश्विक युग में पूरी तरीके से व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, फिर भी जहाँ सत्य है, अहिंसा है, मानवता है, नैतिक शासन पर उनका जो आधारित ये बेसिकली राजनीतिक दर्शन है, वो हम लोग आज भी उनकी ये विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसलिए हम लोग गांधी जी को आधुनिक युग का हम लोग महान राजनीतिक और जो नैतिक विचारक है उनमें से उन्हें काउंट किया जाता है। अगला सवाल है हमारे पास है कि कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यानी डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म एवं जो ऐतिहासिक जो भौतिकवाद है, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, इनके सिद्धांत की आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स आपने सभी ने नाम सुना होगा। 19वीं सेंचुरी के एक महान जर्मन दार्शनिक थे, एक अर्थशास्त्री थे, साथ ही साथ एक राजनीतिक विचारक भी थे। उन्होंने समाज में हम लोग जो राज्य और इतिहास का बेसिकली जो व्याख्या देखते हैं भौतिकवादी दृष्टिकोण से, उन्होंने बताया मार्क्स के जो राजनीतिक दर्शन का जो बेस माना जाता है वो है हमारे पास है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डायलेक्टिकल जो मेटेरियलिज्म होता है, और ऐतिहासिक भौतिकवाद, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। इन सिद्धांत पे फोकस होता है। इन सिद्धांतों के माध्यम से उन्होंने सामाजिक परिवर्तन हो गया, वर्ग संघर्ष हो गया और साथ ही साथ आर्थिक जो व्यवस्था है उसको समझाने का उन्होंने क्या किया, प्रयास किया। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार संसार में मान लीजिए कोई भी वस्तु या व्यवस्था ये फिक्स नहीं है, टेम्पररी सबके सब। प्रत्येक वस्तु निरंतर क्या है, परिवर्तनशील होती है। और यह परिवर्तन बेसिकली क्या होता है, जो विरोधी शक्तियां उनके संघर्ष के कारण ही हो पाता है हमारे पास है। मार्क्स ने हेगल का जो सिद्धांत है उसके द्वंद्वात्मक पद्धति को स्वीकार किया, लेकिन उसे आदर्शवाद के स्थान पर बेसिकली भौतिकवाद का जो आधार है उस पर उन्होंने बल देने का कार्य किया। उनके अनुसार समाज में परिवर्तन जो है वो विचारों से सिर्फ नहीं बल्कि लोगों की जो आर्थिक परिस्थिति होगी, भौतिक जो शक्ति है उसके संघर्ष से होता है। इसलिए उन्होंने आर्थिक आधार को बेसिकली समाज का विकास का एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व ये मान के चले।
ऐतिहासिक भौतिकवाद के अनुसार कहा जाए तो मानव इतिहास का जो विकास है वो उत्पादन के साधन और आर्थिक संबंधों से होने वाले जो परिवर्तन है इसके आधार पर हमारे पास होता है। प्रत्येक समाज को देखिए बेसिकली मोस्टली दो भाग बांटा गया है, एक होता है शोषक वर्ग और एक होता है शोषित वर्ग। ठीक है, इन दोनों वर्गों के बीच में आपको मालूम है कि हमेशा संघर्ष होते रहा, एक स्ट्रगल देखा गया और ये इतिहास की गति को आगे भी बढ़ाता है। मार्क्स के अनुसार इतिहास जो है वो आदिम साम्यवाद है, दास प्रथा, सामंतवाद, पूंजीवाद, समाजवाद और अंततः क्या होता है साम्यवाद के चरणों से क्या होता है गुजरता है। उनका विश्वास था कि जो पूंजीवाद है ये कैपिटलिज्म समाप्त होगा और जो वर्गहीन तथा शोषण मुक्त समाजवादी इस समाज की स्थापना होगी। मार्क्स के विचारों का बेसिकली जो विश्व का राजनीति हम लोग देखते हैं जिनमें अर्थशास्त्र हो गया, समाजशास्त्र, इन सभी पर गहरा प्रभाव देखते हैं। रूस, चीन तथा अन्य देश की जो प्राकृतिक अगर राजनीतिक व्यवस्था देखिएगा तो उनका सिद्धांत से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। उन्होंने श्रमिकों के अधिकार पर फोकस किया, सामाजिक जो समानता होनी चाहिए और साथ ही साथ आर्थिक न्याय पर एक विशेष उन्होंने बल देने का कार्य किया। हालांकि उनके सिद्धांतों की आलोचना भी की गई है। आलोचकों का कहना यह कि उन्होंने आर्थिक कारकों को अत्यधिक महत्व दिया तथा साथ ही साथ सामाजिक और सांस्कृतिक जो तत्व है उसकी यहाँ पर उपेक्षा भी की है। फिर भी वर्ग संघर्ष, सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक जो असमानता इसके विश्लेषण कारण कार्ल मार्क्स का जो राजनीतिक दर्शन है वो हमारे आज को जो हम बेसिकली पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार माना जाता है कार्ल मार्क्स का थ्योरी। तो ये था हमारे पास कार्ल मार्क्स से जुड़ा हुआ सवाल जो अगर पेपर में आता है आपको तो इस प्रकार आपको बना के लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 15 मार्क्स 5 मार्क्स का सारा सवाल टोटल 15 क्वेश्चन हमने आपसे बच्चों को डिस्कस कर दिए जो कि पेपर में पूछे जाएंगे। अब आपके सिलेबस के हिसाब से जो 1 मार्क्स से सवाल बन सकते हैं ना वो मैं बताता हूँ। जैसे हमने आपको पढ़ाया हुआ था कि द पब्लिक जो माफ करिएगा द रिपब्लिक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो हमने जब पढ़ाया था आपको बताया था कि इसके जो लेखक वो कौन है, प्लेटो है। फिर है प्लेटो के आदर्श राज्य में जो सर्वोच्च शासक है वो किसे माना गया है। ठीक है, तो प्लेटो के जो आदर्श राज्य में जो सर्वोच्च शासक है वो दार्शनिक राजा को माना गया, फिलोसोफर किंग को माना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, ये जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया था। तो याद रखिए ये जो कथन है बेसिकली किसके द्वारा दिया गया था, तो अरस्तु यानी एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है इनमें कितने अंग है, तो हमने आपको पढ़ाया था, तो इसमें टोटल 7 अंग है हमारे पास है। मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसने किसने किया था हमारे पास, तो कौटिल्य यानी जो चाणक्य है, ठीक है, या विष्णुगुप्त है, उन्होंने किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। फिर है हमारे पास लेविथियन के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा हमारे पास ये हॉब्स है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। फिर हॉब्स के अनुसार जो संप्रभुता है, सोवरेनिटी कैसी होती है, तो सर्वोच्च होना चाहिए और ये अविभाज्य होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। फिर है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का जो प्रमुख जो समर्थक है वो किन्हें माना गया है, तो जॉन लॉके को माना गया है, जॉन लॉक को माना गया, लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। लॉक के अनुसार जो प्राकृतिक अधिकार है वो कौन कौन से प्राकृतिक अधिकार होते हैं, तो याद रखिएगा जीवन है, स्वतंत्रता है और साथ ही साथ हमारे पास संपत्ति, इसे माना गया प्राकृतिक अधिकार में। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक है इसके लेखक कौन है, तो याद रखिएगा रूसो हमारे पास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर। सामान्य इच्छा यानी जनरल विल का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी किसने दिया था, रूसो ने। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर। उपयोगितावाद, ठीक है, इसके जनक किन्हें माना जाता है, तो याद रखिएगा इसके जनक जो है वो बेंथम को माना जाता है। और बेंथम का प्रसिद्ध सिद्धांत है वो क्या है, अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम जो सुख हो सकता है उससे पे फोकस करना, ये इसका सिद्धांत था। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। द प्रिंस जो पुस्तक इसके लेखक कौन है, तो मैकियावेली है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। शक्तियों का जो पृथक्करण है, सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है वो किसने दिया हमारे पास, तो याद रखिएगा ये मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला है ऑन लिबर्टी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, हमें ये बताना है। तो याद रखिएगा जॉन स्टुअर्ट मिल इसके लेखक है। फिर है हेगल ने राज्य को क्या माना है, तो एक नैतिक संस्था मान के चला है। सत्याग्रह का सिद्धांत अभी हमने बताया कि गांधी जी ने दिया हमारे पास। ठीक है, फिर अगला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये भी बताया, इसके प्रतिपादक कौन है, तो कार्ल मार्क्स है हमारे पास है। और वर्ग सिद्धांत, वर्ग जो संघर्ष होता है इसका सिद्धांत किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया था, अभी हमने आपको बताया।